नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। आईएएस का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टलने वाला नहीं, जल्दी ही होगा। तो तैयारी को कंटिन्यू रखें और जितना भी टल रहा है तो इसका इंतज़ार ना करें। आपको मौका मिला है तो इसका लाभ उठाइए, थोड़ा सा घर में रहिए, लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और नीति आयोग। न्यूज़ में क्यों? तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, उस पर नीति आयोग ने उंगली उठाई। चर्चा में क्यों है? तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। क्या सवाल उठाए? यह नीति आयोग का लोगो। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है मुद्दा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इंपॉर्टेंट है, 7वां स्थान। अर्थात भारत जो है वो 7वें स्थान पर है आतंकवाद से प्रभावित देशों में। कब से कब तक की रिपोर्ट जारी की है? 2014 से लेकर के और 18 तक की बात की गई है कि इसके बीच में भारत 7वां ऐसा देश है जो सर्वाधिक प्रभावित देश है। सूचकांक में भारत को विश्व के संघर्षग्रस्त देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, साउथ सूडान, बुर्किना फासो, लेबनान, पैलेस्टाइन आदि से भी ऊपर रखा गया है। मतलब इन देशों से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन भारत की बताई गई है टेररिज्म के मामले में, कि भारत में हमले ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7th रैंक है, जीटीआई स्कोर 7.518 है। तो ये स्थिति थोड़ी सी दयनीय बताई गई है। ठीक है, 350 डेड हुई हैं, 540 इंजर्ड्स हुए हैं और इंसिडेंट 748 हुए हैं इस बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में आईईपी की अपारदर्शी फंडिंग कहाँ से होती है, उसका भी कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इस पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के चैरिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट्स कमीशन की ने आईईपी के फंडिंग स्रोतों के बारे में भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार की इस चैरिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट्स कमीशन ने भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो इस पर भी एक डाउट होता है। नीति आयोग कहता है कि जब फंडिंग कहीं से हो तो उस देश को आप बेनिफिट देते होंगे जहाँ से फंडिंग ज़्यादा होती है, ऐसा मानना है। नीति आयोग के अनुसार आईईपी द्वारा इस सूचकांक को तैयार करनी है तो आतंकवाद से संबंधित डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। वो पूर्ण रूप से अवर्गीकृत मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार होता है, क्योंकि डेटा रिपोर्ट्स इनके बहुत ही ऐसे सोर्सेज से नहीं मिलते हैं कि जो बहुत ही विश्वसनीय है। आयोग के मुताबिक आईईपी द्वारा जारी वर्ष 2019 का सूचकांक बताता है कि संगठन में 24 कर्मचारी और 6 वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, कि इस पूरे संगठन में 24 कर्मचारी और 6 वॉलंटियर्स यानी 30 लोग, जिसके कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रकार का संगठन 163 देशों से आंकड़े कैसे एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता होगा। तो कैसे होता है ये 30 कर्मचारी या 30 लोग बैठकर इतने बड़े डेटा को कैसे इकट्ठा करते हैं और कैसे उसका एनालिसिस करते होंगे। नेक्स्ट बात आती है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के बारे में। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से अब तक आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 52% की कमी आई है। ये वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, जो कि 33,555 से घटकर 15,952 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जीटीआई के यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से होने वाली मौतों में गिरावट के कारण आतंकवाद के वैश्विक आर्थिक प्रभाव में भी कमी आई है, जो कि वर्ष 2018 में 38% घटकर 33 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो काफ़ी कमी आई है। सूचकांक में पहला स्थान अफगानिस्तान को मिला है, जबकि अंतिम स्थान किसको मिला है? बेलारूस। मतलब सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और सबसे सुरक्षित बेलारूस है। एक क्वेश्चन ये है कि बेलारूस की कैपिटल और उसकी बाउंड्रीज बतानी है आपको। ठीक है, कैपिटल बताना है और साथ में ये भी बताना है कि इसकी बाउंड्री किन किन देशों से टच होती है। इसके अलावा अगर आप पड़ोसी देशों की बात करें इस इंडेक्स में, तो पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, चाइना 42वें, बांग्लादेश 31वें, नेपाल 34वें, श्रीलंका 55वें, भूटान 137, म्यांमार 26वें स्थान पर है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, ये सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया था, जो पहले भी बात हो चुकी है, और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टूरिज्म डेटाबेस का प्रयोग किया था। तो कौन से इंस्टीट्यूट का? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टूरिज्म डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। अब सूचकांक का महत्व क्या है? इस सूचकांक के स्कोर को प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल पीस इंडेक्स एवं ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट यानी वैश्विक दासता रिपोर्ट में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, वहीं यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपटीशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और सेफ सिटीज़ इंडेक्स में भी GTI का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से 2 चीज़ों में और बाकी जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर किसी देश को हम लोग उसको टूरिज्म के मामले में दिखाएंगे कि उसके यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 2-3 चीज़ें, एक तो इन्वेस्टमेंट कम आएगा उस देश का, और दूसरी चीज़ ट्रेड एंड टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से ही नीति आयोग ने उंगली उठाई कि इससे भारत की छवि खराब होती है, जबकि भारत में ऐसा टेररिज्म जो है बहुत तेज़ी से कम हुआ है। लेकिन ठीक है, ऐसा हुआ तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वेश्चन उठता है, जैसे अभी हाल ही में हंदवाड़ा में 2 बार अटैक हुए, एक बार 5 सैनिक और एक बार हमारे 3 सैनिक, आई थिंक 3 या 2, जो भी कंफर्म थोड़ा सा नहीं हूँ, तो शायद 3 सैनिक थे मेरे हिसाब से। तो 8 सैनिकों की अभी मुठभेड़ में शहीद हो गए हमारे 8 सैनिक। तो ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं भारत को और अभी थोड़ा सा जीरो टॉलरेंस की नीति को कड़ाई से अप्लाई करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हमें आतंकवाद से निपटने में और आसानी हो और आतंकवाद किसी भी तरह से भारत के अंदर ना पनप पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यहाँ पे लिखा हुआ है 1803। एन इनिशिएटिव ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग का इनिशिएटिव है। इसके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। रिसाइकलिंग को 7वां संसाधन यानी 7th रिसोर्स कहा जाता है। अन्य 6 संसाधन क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला है वाटर, दूसरा है ऑयल, एयर, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। मतलब 6 जो प्राइमरी रिसोर्स हैं वो है पानी, तेल, वायु, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज लवण। तो ये आपके 6 प्राइमरी रिसोर्स हैं और 7वां क्या है? रिसाइकलिंग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रिसाइकलिंग के माध्यम से 700 मिलियन टन CO2 प्रत्येक वर्ष बचाया जाता है, अर्थात कम उत्सर्जित होता है। इतना कितना? 700 मिलियन टन। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन का। इस दिवस को ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, रिसाइकलिंग हीरोज। दिस डे इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो। यूनिडो इसको सपोर्ट करता है इस डे को मनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पहल किसकी है? तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं। इनिशिएटिव किसका है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग का। मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कीप द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वेस्ट एज मिनिमल एज पॉसिबल। जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल है उतना रेसिडुअल वेस्ट को मिनिमम करना। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को टेक करते हैं, फिर मेक करते हैं, फिर यूज करते हैं, उसके बाद डिस्पोज कर देते हैं और उससे पोल्यूशन होता है। मतलब कच्चा माल लिया, उसे बनाया, उसे प्रयोग किया और उसके बाद नष्ट कर दिया, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे होगा सबसे पहले मेक, देन यूज, देन रीयूज और फिर रीमेक और फिर रिसाइकिल किया जाता है। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी है, तो इसको बढ़ावा देने की बात लगातार जारी है कि सर्कुलर इकोनॉमी तेज़ी से बढ़े। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर्स का ब्रसल्स बेल्जियम में है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर, एक तो सबको साथ लाना, रिसाइकलिंग एक्सपर्टीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रिसाइकलिंग एक्सपर्टीज़ के मामले में सबको साथ लाना। दूसरा है लोअर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी के कंजम्पशन को कम करना। और तीसरा है प्रिजर्व प्लेनेट्स नेचुरल रिसोर्स, जो पृथ्वी के जो हमारी प्लेनेट है उसके प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना। ठीक है, वर्तमान में रिसाइकलिंग उद्योग में 1.6 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है COP26,
जो कि ग्लासगो में होना था, इसे पोस्टपोन कर दिया गया अंटिल 2021 तक, 2021 तक इसे पोस्टपोन किया गया है। COP26 ग्लासगो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया। अभी ये देखिए नवंबर 2020 में होना था इसे, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी UNFCCC COP26 ग्लासगो। क्वेश्चन है COP25 कहाँ हुआ है इस साल और कहाँ होने वाला था? ये दोनों चीज़ें आप लोग बताएंगे 2019 में जो हुआ है, ठीक है। इसका जो नवंबर 2020 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, जो कि स्कॉटलैंड में है, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड, परंतु यूनाइटेड नेशन ने 1 अप्रैल को इसे 2021 में आयोजित करने हेतु तो टाल दिया कि 2021 में किया जाएगा। इस आयोजन के टलने से पेरिस समझौता को लागू करने वाले एवं IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के 1.5 ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण के लक्ष्य में भी देरी होगी प्राप्त करने में। IPCC रिपोर्ट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस हैड वार्नड दैट द वर्ल्ड विल ब्रीच द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट सेट बिटवीन 2030 एंड 2052। 2030 से 2052 के मध्य हमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने नहीं देना है, ये लक्ष्य रखा गया है। किसमें बताया गया? एक रिपोर्ट में, IPCC रिपोर्ट ऑफ 1.5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप चर्चा में क्यों है? हाल ही में CSIR और CRRI यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा ऐप विकसित किया है। लक्ष्य क्या है? किसानों को सबसे किफ़ायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता का मतलब लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उसे लॉजिस्टिक सहायता कहता है, प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे से आस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। मतलब बिचौलियों को बीच से हटा के सीधा जोड़ना, ये है किसान सभा इनोग्रेशन मतलब ऐप। आगे चलते हैं। एवं देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली को किसानों को जोड़ना है। क्या है यह पोर्टल? कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप, मतलब एक ही जगह रुकना, बार बार अलग अलग बिचौलियों के माध्यम से नहीं जुड़ना, एक स्टॉप है के रूप में कार्य करता है। क्योंकि जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है या मंडी डीलर जो अधिक किसानों ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मददगार साबित होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आगे, ये उन लोगों के लिए भी एक मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदना चाहते हैं। यह ऐप कोल्ड स्टोरेज या गोदाम कारोबार से भी जुड़ने वालों के लिए उपयोगी साबित है। मतलब सिंगल स्टॉप की भूमिका निभाता है, सबको एक साथ जोड़ता है। अब देखते हैं CSIR और CRRI के बारे में। CRRI जो है उसकी स्थापना हुई थी वैसे स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन ये एक विंग बना था CSIR का 1952 में, इसलिए स्थापना माना था 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये CSIR का एक घटक है जो सड़कों एवं रनवे डिजाइनिंग, निर्माण तथा रखरखाव, मेगा एवं मध्यम शहरों के यातायात और परिवर्तन की योजनाओं पर अधिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह CSIR का लोगो, CSIR का नहीं, CRRI का, CSIR की एक विंग है ये। आगे बढ़ते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। इंपॉर्टेंट है न्यूज़, चर्चा में क्यों है? हाल ही में जर्मनी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। हिजबुल्लाह कहाँ पे काम करता है? तो ये काम करता है लेबनान में। क्या है? ईरान जर्मनी के इस निर्णय से नाराज है और जर्मनी को भविष्य में इसके नुकसान उठाने की भी धमकी दी है। उसने कहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। ये तेहरान टाइम्स के है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ईरान सेंसर्स जर्मनी फॉर ब्लैक लिस्टिंग हिजबुल्लाह की ब्लैक लिस्टिंग की वजह से जर्मनी को सेंसर किया है। नेक्स्ट हिजबुल्लाह के बारे में देख लेते थोड़ा सा। हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी संगठन है, मतलब राजनीतिक शिया मुस्लिम संगठन उग्रवादी। इसकी अरबी भाषा में नाम क्या है? पार्टी ऑफ गॉड, हिजबुल्लाह। इसकी स्थापना 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। उसी समय शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे लेबनान देखेंगे, यह है इजराइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इस समूह के सीरिया एवं ईरान के साथ राजनीतिक एवं सैन्य संबंध है और इसे USA तथा अन्य कई पश्चिमी देशों द्वारा आतंकी समूह के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी दूर है लेबनान और यहाँ पर है ईरान। अब इतनी दूर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको फंडिंग की विशेष ज़रूरत होती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है।
ईरान को अब जब जर्मनी द्वारा भी इसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। ठीक है, काफ़ी खर्चा आता है इतनी दूर किसी संगठन को चलाने में। हिजबुल्लाह की राजनीतिक शाखा लेबनान की राजनीति में प्रगाढ़ रूप से शामिल। आखिर लेबनान की राजनीति में इतना आगे क्यों है? क्योंकि लेबनान की राजनीति में इसलिए आगे है क्योंकि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की अगर सेना को भी देखा जाए, हिजबुल्लाह की अपनी पैरेलल आर्मी भी चलती है, तो वो उसका बजट काफ़ी ज़्यादा है और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है जो कि लेबनान को कंट्रोल भी करता है, एक पैरेलल विंग है। ठीक है, पश्चिमी देशों में इजराइल का विरोध करता है और लेबनान में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, जिसको मॉडल किसका है? ईरान मॉडल पर आधारित हुआ। ठीक है, अब एक लेटर आया था, आप गूगल कर सकते हैं इसको या यहाँ पे देख सकते हैं, द हिजबुल्लाह प्रोग्राम एंड ओपन लेटर 1998 में आया था। इसमें काफ़ी चीज़ें भी दी गई थी। वी आर ऑफन आस्क्ड हु आर वी, द हिजबुल्लाह एंड व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी, वी आर द सन्स ऑफ द उम्मा, उम्मा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, द पार्टी ऑफ गॉड मतलब हिजाब अल्लाह। तो इसके बारे में बात की गई। यहाँ पे दो चीज़ें, इनका मोटिव क्या है इतना ज़्यादा, तो दो मोटिव्स इनकी नज़र आती हैं। एक तो वेस्ट का ये विरोध करते हैं जो पश्चिमी देश हैं, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि इनको इजराइल से प्रॉब्लम है। तो इजराइल से प्रॉब्लम होने की वजह से ये इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं और इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके खिलाफ भी हैं ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में। ये मुख्य रूप से दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान एवं बेका घाटी, आपको बेका घाटी अपने मैप में ढूंढकर उसकी लोकेशन बतानी है, कि सिया बहुल क्षेत्रों में विस्तृत हैं। इस समूह की स्थापना में 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी और वर्ष 1982 में लेबनान पर इजराइल द्वारा आक्रमण के दौरान इसे ईरान से सैन्य सहायता मिली थी। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान में हिजबुल्लाह लेबनान की संसद में प्रतिनिधियों के साथ एक राजनीतिक शक्ति बना हुआ है और इसे अभी भी लेबनान की सिया आबादी के साथ साथ सीरिया और ईरान का समर्थन प्राप्त है। इसे अरब लीग एवं EU के 18 देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। ठीक है, अरब लीग गलती से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो OIC मत समझ लीजिएगा। OIC का ऑब्जर्वर है पाकिस्तान, उसका मेंबर है, जबकि इंडिया उसमें ऑब्जर्वर भी नहीं है। जबकि अरब लीग में इंडिया ऑब्जर्वर है लेकिन पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और इसका जो अरब लीग का हेडक्वार्टर है वो इजिप्ट में मिलता है। ठीक है, इसको लीड करता है इजिप्ट, तो कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अरब लीग की बात की गई, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की। उद्देश्य क्या है हिजबुल्लाह का? इस्लामिक राष्ट्रवाद, एंटी वेस्ट और एंटी इसराइल। ठीक, अब देखिए अगर उसके डिफेंस को देखें हिजबुल्लाह के, तो उनके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि इनकी अगर देखा जाए तो इसराइल के यहाँ तक इस पूरे क्षेत्र को कवर करती हैं, अगर वो कहीं भी लेबनान से भी अगर फायर करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा क्षेत्र बहुत ही बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो काफ़ी बड़ा संगठन है। अब एक और रीज़न है, आखिर इसराइल को जर्मनी ने हिजबुल्लाह को बैन क्यों किया? तो इसका एक अगर इनडायरेक्ट वे में हम लोग देखें तो हिजबुल्लाह एक तो आज तक नहीं बैन किया गया था, लेकिन चूंकि ईरान समर्थित है संगठन ही, और अभी अभी ईरान एक लॉन्च किया फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है नूर। तो नूर को लॉन्च करने के बाद ये कहा गया कि इसने कई सारे एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया ईरान ने, और जर्मनी को ये डर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं नूर सैटेलाइट का प्रयोग हिजबुल्लाह द्वारा भी किया जा सकता है। तो अब उसकी फंडिंग्स को रोकने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ईरान लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। ठीक है, तो ये एक कोशिश है। दूसरी चीज़, इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप न्यूज़ को देखेंगे, कई सारे वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया में भी कवर किया गया कि जिस दिन जर्मनी ने इसको ब्लैक लिस्ट किया, उसके उसी दिन से कई सारी जगहों पर रेड पड़े, और उस रेड में जितनी भी जगह फंडिंग हो रही थी हिजबुल्लाह को जर्मनी से, उन सारे फंडिंग्स को रोक दिया गया है। इसकी तारीफ भी की अमेरिका ने और इजराइल ने। भारत यहाँ पे भी न्यूट्रल है क्योंकि भारत की पॉलिसी कुछ अलग ही है, और दो देश खासकर चाइना और रूस, ये लोग इसके विरोध में नहीं रहते हिजबुल्लाह के, ये लोग समर्थन में रहते हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इसका विरोध किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझने को मिला होगा। देखते हैं जो भी चीज़ें हैं, आप अगर समझ में ना आए हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।